बच्चा लोग लास्ट टाइम हमने 3.2 एक्सरसाइज की थी। अब आज हम कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में रीड करते हैं। हमने पहले ही उसकी इंफॉर्मेशन देखी थी, आज थोड़ा उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज उसी के बेस पे आगे की हमारी सारी एक्सरसाइजेस है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। अब अच्छा शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले स्क्वायर से। भैया बचपन से स्क्वायर पढ़ते आ रहे हो। स्क्वायर में क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स, सॉरी चारों साइड इक्वल होती है। देखो बच्चा ये जो डंडी की है ना, वो डंडी ये दिखाता है कि कौन सी साइड किसके साथ इक्वल है। फिलहाल मैंने चारों पे एक एक डंडी की है, इसका मतलब चारों साइड्स एक दूसरे से इक्वल है। सिमिलरली ये चारों एंगल भी 90 90 90 होते हैं। याद रखना यहाँ पे all sides are equal and all angles are 90 डिग्री। ठीक है, फिर भाई इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, देखो इसके डायगोनल्स हमको पता ही है कि ऑपोजिट वर्टेक्स को टच करने वाले, ये भी इक्वल होते हैं। ये जो डायगोनल्स दिख रहे हैं ना, ये डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। डायगोनल्स are also equal। अब चलो यहाँ की सबसे खास बात ये है कि डायगोनल्स इक्वल तो है, साथ ही साथ ये एक दूसरे को इक्वली डिवाइड भी कर रहे हैं। इसका मतलब देखो ये दो डायगोनल्स है ना, तो ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट और ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट, मतलब दोनों एक दूसरे को एकदम सेंटर में से कट करते हैं। कहां से? एकदम सेंटर में से कट करते हैं। ठीक है, सो मैं यहां पे लिख दूंगा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट, बेटा बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में। सेक्ट, सेक्ट मतलब इक्वल पार्ट और बाई का मतलब दो। सो दो इक्वल पार्ट में तोड़ने वाले को हम कहते हैं बाइसेक्ट। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है भाई, आपसे समझ आया? चारों साइड इक्वल होती है, चारों एंगल 90 90 होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को एकदम सेंटर में से कट करते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। फिर सेकंड हम बात कर लेते हैं रोम्बस की। तो बेटा रोम्बस में, रोम्बस भी स्क्वायर जैसा ही होता है, बस खाली एंगल्स का फर्क हो जाता है। देखो भाई इसकी भी चारों साइड्स कंपलसरी इक्वल, इसकी भी चारों साइड इक्वल होती है, लेकिन इसमें एंगल कुछ भी हो सकता है। मतलब एंगल 90 90 नहीं होता और चारों एंगल इक्वल भी नहीं होते। ये चारों एंगल इक्वल नहीं होते। हाँ लेकिन एक चीज है, देखो सबसे पहले ऑल साइड्स आर इक्वल। अब बच्चों यहाँ की खास बात यह है कि भाई इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। कौन से एंगल? ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट का मतलब होता है ये और इसके सामने वाला। ऑपोजिट मतलब एक एंगल इधर है तो उसके सामने वाला उधर दूसरा एंगल। जैसे कि आपके रूम का एक कोना, आपके रूम का एक ऊपर का कोना और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट रूम के सामने वाली दीवार का नीचे वाला कोना, इसका ऊपर उसका नीचे, ये होते हैं ऑपोजिट। इस टाइप से तो भाई ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, इसलिए हमने बोल दिया ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर अगर मैं इसके डायगोनल्स की बात करूं तो बच्चों डायगोनल्स का सेम रहेगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो तो इसमें भी रहेगा। यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन हाँ बाइसेक्ट जरूर करते हैं। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यहां तक क्लियर? रोम्बस मतलब जिसके चारों साइड इक्वल है लेकिन जिसके एंगल इक्वल नहीं है उसको हम कहते हैं रोम्बस। चलिए नेक्स्ट बात करें।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल थोड़ा बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाई इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल होती है? नहीं, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब इसमें अगर मैं एंगल की बात करूं तो सेम स्क्वायर जैसा भाई 90 90 90 90 ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। स्क्वायर जैसा, स्क्वायर में भी चारों एंगल 90 90 होते हैं और रेक्टेंगल में भी चारों एंगल 90 90 90 होते हैं। ठीक है, फिर बच्चा डायगोनल्स का ये दोनों पॉइंट इसके लिए भी आएगा, इसके भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखो रोम्बस में डायगोनल्स सिर्फ बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल नहीं थे, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल में इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी करते हैं। सो दोनों सेम पॉइंट, ये दोनों सेम पॉइंट इधर भी आ जाएंगे। ठीक है, या आप लिख लेना अपने आप, ये दोनों पॉइंट डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो आपको यहां पे लिखना है। एक हम और देख लेते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बच्चा देखो, आपने एक चीज देखा होगा कि ये और ये काफी हद तक सिमिलर है, वैसे ही रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम भी काफी हद तक सिमिलर है। मतलब पैरेललोग्राम उसको कहते हैं जिसमें आपके ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है। रेक्टेंगल जैसे इसमें भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, बट इसमें एंगल कुछ भी हो सकता है। ये जो एंगल है ना, ये कुछ भी हो सकता है, 90 नहीं होगा, 90 से कम हो सकता है, 90 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 90 नहीं होगा। क्योंकि अगर 90 बन जाएगा तो फिर तो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो रेक्टेंगल और इसमें कितना फर्क है? एक ये एंगल का, जैसे कि इसमें और इसमें क्या फर्क था? एक तो एंगल का, दूसरा डायगोनल्स का। इसके डायगोनल्स इक्वल थे लेकिन इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है। वैसे ही इसके डायगोनल्स इक्वल है लेकिन इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। तो ये जितना भी पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट को छोड़ के सारे पॉइंट उधर आ जाएंगे। देखो ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। भाई पैरेललोग्राम में साइड्स भी ऑपोजिट वाले इक्वल होते हैं और एंगल्स भी इक्वल वाले, मतलब ऑपोजिट वाले। देखो ये दोनों ऑपोजिट, ये दोनों ऑपोजिट, आमने सामने। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ऐसे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? फिर ऑपोजिट एंगल्स हो गए, ऑपोजिट साइड्स हो गए। अब डायगोनल्स, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चा लोग, तो ये प्रॉपर्टीज थी आपके क्वाड्रिलेटरल, चार क्वाड्रिलेटरल की। अभी दो और पढ़ने हैं, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको फटाफट लिख लीजिए। चलिए ओके बच्चा लोग, देखिए हमने चार चीजों के बारे में बात की, अब दो चीजों के बारे में और बात करनी है। पहला है ट्रेपेजियम। तो बच्चा लोग इसमें तो बहुत आसान है, इसको याद रखना है सिर्फ। इसका कोई साइड्स इक्वल नहीं होती, कोई एंगल्स इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब सब फिक्स नहीं है। जैसे स्क्वायर में, पैरेललोग्राम में फिक्स होता है कि हाँ ऑपोजिट साइड इक्वल होगी ही होगी, या तो चारों इक्वल होगी ही होगी। वैसे इसमें कुछ फिक्स नहीं होता, सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकता है। ठीक है, ये है ट्रेपेजियम। बस अब हमें इतना याद रखना है कि भाई इसकी दो साइड पैरेलल होती है और दो साइड पैरेलल नहीं होती, बस इतना याद रखना है। Two sides are parallel and other two are not parallel। सिर्फ इतना याद रखना है कि दो साइड पैरेलल होती है, दो साइड पैरेलल नहीं होती है। बाकी एंगल्स इक्वल है कि नहीं पता नहीं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं पता, कुछ फिक्स नहीं है इसका। ठीक है, अब आखिरी की बात करते हैं, काइट। पतंग चगाते ना पतंग, उसके बारे में बात करें।
बच्चा लोग, काइट उस शेप को कहा जाता है जिसमें ऑपोजिट साइड में एडजेसेंट साइड एक दूसरे के आजू बाजू में आने वाले साइड्स इक्वल हो गए। भाई इसको ऐसे लिखा जाता है टू consecutive sides are equal। भाई consecutive का मतलब होता है पड़ोसी, एक के बाद एक। जैसे कि इसके तुरंत बाद ये आ रहा है, इसके तुरंत बाद ये आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल एंड ये दोनों इक्वल। अभी तक हमने क्या पढ़ा था पैरेललोग्राम में कि ऑपोजिट साइड, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स नहीं है, यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है जो एक के बाद एक आती है, वो आजू बाजू वाली। कौन से? आजू बाजू वाली, ऑपोजिट। ठीक है। अब अगर मान लो कि इस साइड को मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो भाई ये दो इक्वल हो जाएगी एंड ये इक्वल हो जाएगी। बच्चा लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ ड्रॉ करूं, तो भाई ये काट नहीं है, ये काट नहीं है। देखो ये नीचे जॉइंट होना चाहिए, ये नीचे जॉइंट होना चाहिए। भाई काइट में से 4 साइड्स होती है, काइट में कंपलसरी 4 साइड होनी चाहिए। इसमें तो 5 साइड हो गए, देखो 1 2 3 4 और एक छोटी वाली 5। तो काइट मतलब जिसमें 4 साइड हो और वो 4 में से दो साइड, आजू बाजू वाली 2 साइड्स इक्वल हो, उसको हम बोलते हैं काइट। ठीक है। अब इसके अंदर एंगल्स पता नहीं कुछ भी हो सकते हैं, डायगोनल्स पता नहीं कुछ भी हो सकते हैं। सो ट्रेपेजियम और काइट में सिर्फ आपको साइड्स के बारे में ख्याल रखना है कि वो कैसे होते हैं। जैसे ट्रेपेजियम में 2 पैरेलल 2 नॉट पैरेलल एंड काइट्स के अंदर कॉन्सेक्यूटिव साइड्स इक्वल। ठीक है। और कुछ अपने को सोचना नहीं है और कुछ याद नहीं रखना। क्लियर यहां तक? तो बच्चा लोग चले अब आपकी एक्सरसाइज 3.3 शुरू करते हैं। लेकिन 3.3 शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। भाई जैसे कि मान लो मैं ये पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं, इसको नाम दे देता हूं ABCD। ठीक है। अब इसमें मुझे बताना है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो साइड्स को नाम कैसे दिया जाएगा। भाई जैसे देखो मान लो मुझे इस साइड के बारे में बोलना है, इन दोनों के बारे में बोलना है, तो इसके दोनों एंड पॉइंट पे कौन कौन आ रहा है, A और B, तो इसका नाम हो जाएगा AB। मतलब आपको जिस लाइन के बारे में बताना है उस लाइन के एंड पॉइंट्स को एक साथ लिख दो, वो उसका नाम बन जाएगा। भाई जैसे कि मुझे बोलना है कि राम और श्याम एक ही है, तो मुझे नाम तो बोलना पड़ेगा ना, राम और श्याम, तो मुझे यहाँ पे भी नाम की जरूरत पड़ेगी। तो लाइन में नाम कैसे दिया जाएगा कि उसके 2 एंड पॉइंट्स पे जो भी लिखा हुआ है उसको साथ में लिख दो। तो ये AB और ये कितना हो जाएगा, CD। ठीक है, समझ आया? चलो अब आपका शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो भाई पहला क्वेश्चन है कि आपको ABCD पैरेललोग्राम गिवन है, उसमें कहा जा रहा है कि भाई सिर्फ बताना है कि कौन किससे इक्वल है। ठीक है। और ये भी बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। मतलब देखो सबसे पहले बोला हुआ है AD इज इक्वल टू, AD कहां है, देखो मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं आपकी यहां पे। या आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है ABCD और बीच में दिया है O। तो आपको बोला हुआ है AB किसके इक्वल हो जाएगा, AD अपने ऑपोजिट साइड BC के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, AD इज इक्वल टू BC। अच्छा आपको प्रॉपर्टी लिखनी है, तो प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे भाई, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सिंपल प्रॉपर्टी सीखी ना, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है तो स्टेटमेंट लिख देना है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर सेकंड नंबर पूछा है एंगल DCB, एंगल DCB मतलब ये वाला एंगल किससे इक्वल होगा। हमने देखा था कि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सब इससे ये इक्वल होगा। सो सेकंड का आंसर आएगा एंगल DAB। भाई आगे होगा आपको एंगल का नाम देना आता होगा, बचपन से सीखते आ रहे हैं हम लोग। ये दो एंगल इक्वल है, प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर OC, भाई OC मतलब ये वाला, तो मतलब मैंने आपको एक चीज कहा था कि डायगोनल्स एक दूसरे को बीच में से टच करते हैं। सो ये और ये इक्वल हो जाएगा,
ये और ये इक्वल हो जाएगा, सो थर्ड का आंसर आ जाएगा OA। OC is equal to OA। रीजन, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसकी प्रॉपर्टी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े एंगल DAB प्लस एंगल CDA। एंगल DAB मतलब ये एंगल प्लस CDA मतलब बच्चा लोग ये एंगल और ये एंगल को प्लस करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, पैरेललोग्राम में अगर आप दो कॉन्सेक्यूटिव एंगल मतलब एडजेसेंट आजू बाजू वाले एंगल को अगर आप प्लस करते हो तो आंसर हमेशा 180 आता है। आंसर हमेशा 180 आएगा। तो एक चीज याद रखो, एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम are always supplementary। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। सप्लीमेंट्री का मतलब 180। भाई अब इन दोनों एंगल को प्लस करो, इन दोनों एंगल को प्लस करो, इन दोनों एंगल को प्लस करो या इन दोनों को प्लस करो, हमेशा प्लस 180 ही आएगा, हमेशा कंफर्म। तो एक ये पॉइंट आपने जो प्रॉपर्टीज लिखी थी ना हमने अभी थोड़ी देर पहले, उसमें लिख लेना पैरेललोग्राम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ आंसर 180 डिग्री और उसका रीजन ये आ जाएगा, एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। समझ आया? चलो ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। भाई क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पैरेललोग्राम दिया है, आपको x y z ढूंढना है। तो भाई जैसे कि हमने बोला कि ऑपोजिट साइड सेम होती है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में y के सामने 100 दिया है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। फिर 100 के ऊपर x दिया हुआ है। अब मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी दो एडजेसेंट, कोई भी दो आजू बाजू वाले एंगल को प्लस करके हमेशा 180 होता है। तो अगर बच्चा लोग ये 100 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है 80। 180 माइनस 100 हम लिखेंगे कैसे? देखो, इसको लिखने का तरीका मेन होना चाहिए ना। चलो भाई सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे y दिया है, नाम कुछ भी ले लो चलेगा, मैं भी ऐसे ही ले लूं। y इज इक्वल टू 100, रीजन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। फिर x प्लस 100 इज इक्वल टू 180, तो ये वाला स्टेटमेंट इज एडजेसेंट एंगल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। फिर 100 को वहां ले लो, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, x इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो बच्चों एक प्रॉपर तरीके से लिखना है, ऐसा डायरेक्ट मत लिख देना कि x 80 y 100। रीजन लिखना जरूरी है, रीजन लिखना जरूरी है। रीजन मतलब की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आई थिंक आप बाकी क्वेश्चंस तो बहुत इजीली कर सकते हो। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको आगे खुद करना है। एडजेसेंट एंगल मतलब ऑपोजिट एंगल, आजू बाजू वाला एंगल 180, वो आप कर सकते हो इन सब की मदद से। या बताऊं? हाँ, खुद ट्राई करो, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी पैरेललोग्राम। देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD, क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है अगर कुछ कंडीशन दी है। इफ पहली कंडीशन के एंगल D प्लस एंगल B, देखो इसको ABCD मान लो, एंगल D और एंगल B अगर 180 है, भाई ऑपोजिट एंगल 180 का मतलब है कि वो 90-90 हो जाएंगे। देखो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल प्लस सेम होते हैं। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि इसको और इसको प्लस करके 180 है, तो 180 कब पॉसिबल होगा? जब 90-90 होगा, इक्वल भी है और प्लस 180 भी है। और अगर 90 हो जाएगा तो भाई फिर पैरेललोग्राम तो बचेगा ही नहीं, तो रेक्टेंगल हो जाएगा। बिकॉज मैंने क्या बोला था, पैरेललोग्राम में एंगल्स 90 से ज्यादा हो सकते हैं, 90 से कम हो सकते हैं, लेकिन 90 नहीं हो सकते। तो ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से पैरेललोग्राम नहीं होगा। सेकंड, AB एंड CD आर इक्वल, AB एंड CD आर इक्वल। ठीक है,
फिर बोला है AD इज इक्वल टू 4 एंड BC इज इक्वल टू 4.4। नहीं यार, ये भी कैसे पॉसिबल है भाई? पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये दोनों इक्वल दे रखी है, लेकिन ये और ये इक्वल नहीं दे रखी है। इसको 4 बोला गया है और इसको 4.4 बोला गया है। पॉसिबल ही नहीं है, पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसलिए ये भी पैरेललोग्राम नहीं है। थर्ड कंडीशन, A इज इक्वल टू 70 एंड C इज इक्वल टू 65। अरे भाई ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई? पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और आपको बोल रहा है कि ये 75 है तो ये 60 है, कैसे पॉसिबल होगा? दोनों 70 70 होते हैं, दोनों 65 65 होते हैं, तो बोल सकते हैं कि हाँ हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं है। समझ आया बच्चा लोग? यस सर। यस सर। ओके, देखो आप क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। अरे यार, वो बोल रहा है कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए लेकिन ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए। अब ये क्या चीज है? और रफ फिगर बनाना है, कोई राउंडर या स्केल की जरूरत नहीं, मतलब ठीक है स्केल पेंसिल ले लेना बट राउंडर की जरूरत नहीं है। आपको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो पर पैरेललोग्राम ना हो। ये कैसे आएगा? तो बच्चा इसका मतलब काइड हो जाएगा। आप एक काइड ड्रॉ करना, देखो काइड में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को इक्वल बना दूं, ये देखो ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्यों? बिकॉज़ इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो पैरेललोग्राम तो वैसे ही नहीं हुआ बिकॉज़ पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट इक्वल होता है। दूसरी चीज, इसमें ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, तो बस ये आपका आंसर है। ये हो गया रफ फिगर, ये हो गया रफ फिगर। इसको हम नाम दे देंगे सपोज ABCD, तो बोल देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, इतना इजी है, ये कुछ करना ही नहीं, खत्म हो गया, कहानी ओवर। अब 5th नंबर में बोल रहा है the measures of two adjacent angles of parallelogram are in ratio 3:2, find the measure of each angle। चलो ये मैं करवाता हूं। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? the measure of two adjacent angles of parallelogram। देखो भाई एडजेसेंट का मतलब होता है बेटा आजू बाजू वाले। मतलब वो कह रहा है कि सपोज ये दो आजू बाजू ले लूं तो इसका रेशियो हमको दिया हुआ है 2:3। अब बेटा एक चीज याद रखना, जब भी रेशियो दिया हो ना तो हम उसके साथ x लेंगे। सो लेट one of the adjacent angle B, रेशियो क्या दिया है हमको? रेशियो दिया है 3:2, तो पहले वाले को हम 3x ले लेंगे और दूसरे वाले को हम 2x। therefore other angle is equal to 2x। अब चलो दोनों को प्लस करें, देखो रेशियो था तो मैंने x ले लिया, 3:2 बोला तो पहले वाले को 3x ले लिया, दूसरे वाले को 2x ले लिया। अब आपको पता है कि दोनों को प्लस करके 180 आता है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, भाई दोनों एंगल को प्लस करो तो कितना होना चाहिए? 180। हमने वो अभी देखा था। सो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। 3 प्लस 2 5x इज इक्वल टू 180। 5 को डिवाइड में ले जाओ, सो x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 5। x इज इक्वल टू 3 जा 15 एंड 6। x की वैल्यू क्या आ गई? 36। अब अगर 3x का मतलब होता है 3 into x, 2x का मतलब होता है 2 multiply x, तो भाई x की वैल्यू मिल गई ना 36, इसको यहां पे और यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। therefore the first angle is equal to 3x
3 into x की वैल्यू 36, तो ये हो जाएगा 18 and 108 डिग्री, एंड सेकंड एंगल इज इक्वल टू 2x, 2 into 36, ये हो जाएगा 12 and 7 डिग्री। देखो 72 और 108 को प्लस करोगे तो 180 ही आएगा। ठीक है बच्चों लोग, समझ आ रहा है?